अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे हल्का NA 75 के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हल्के को लेकर सूरत हाल अब किस जानिब बढ़ रही है। इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल ने आज एक केस की समाअत की जिसमें इस हल्के में होने वाली तमाम बेज़ाब्तियों का जायजा लिया। इस जायजा लिए जाने का मकसद ये था कि जहां पर मसला है उस मसले को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके हल की जानिब बढ़ा जाए। इस केस की समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 5 रुकनी बेंच था, उस बेंच को हेड किया। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, अली असजद मली साहब वहां पर पेश हुए और अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपने वकला के साथ वहां पर मौजूद थे। आरओ साहब को तलब किया गया, आरओ साहब ने रिटर्न अपना जवाब जमा कराया और साथ ही साथ प्रिजाइडिंग अफसरान जो धुंध के बायस व्हाट्सएप इस्तेमाल ना होने के बायस वहां पर मौजूद नहीं थे, जिस दिन उनकी मौजूदगी का सबको बेचैनी से इंतजार था, उनको आज भी तलब वहां पर किया गया। जुमेरात तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और बुध तक का टाइम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो तमाम ठोस सबूत जो है वो लेकर आएँ और उसको सबमिट कराएं। इसके साथ साथ जो 20 मुतनाज़ हल्के हैं, उन मुतनाज़ हल्कों में आरओ साहब का कहना यह है कि 6 ऐसे हल्के हैं जिसके अंदर हमें क्लियरेंस मिल चुकी है, वहाँ पर कुछ इस किस्म का मसला नहीं है, फॉर्म 45 की मौजूदगी है और उसी तरह है जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अलबत्ता 14 ऐसे हल्के हैं जिसके अंदर एलिज्ड, उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि धांधली हुई है और हमारा ख्याल ये है कि इन हल्कों के अंदर रीपोलिंग होनी चाहिए। रीपोलिंग का मुतालबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है, लेकिन उन्होंने पूरे हल्के में रीपोलिंग का मुतालबा किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जो मुतनाज़ हल्के हैं वहाँ पर रीपोल किया जाए। अब ये सारी सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के बारे में भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात ऐसी सूरत हाल में क्या हैं, क्या हो सकते हैं और वो कौन से एक्शन ले सकती है। आइन का आर्टिकल 220 इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 सब सेक्शन 55 ये कहता है कि उसको एग्जीक्यूटिव की तमाम पावर्स हासिल हैं जब ऐसी कोई भी सूरत हाल हो। जितने भी इंतज़ामिया के अफसरान हैं या इंतज़ामिया के कारकुनान हैं या जिसकी जहाँ पर ड्यूटी है, अगर वो अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं कर पाता, गफलत का मुर्तकिब होता है, तो उनके खिलाफ वो यकीनन एक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ हम आज थोड़ी सी बहस इस पर भी करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन कमीशन कितने एम्पावर्ड हैं। हम ऐसे बहुत सारे ममालिक की तरफ देखते हैं, ऐसे बहुत सारे हमसाया ममालिक की जानिब भी देखते हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन का एम्पावर होना हम सबके सामने मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का फाल तरीके से इलेक्शन कराना, एक गवर्नमेंट का आना और दूसरी गवर्नमेंट का जाना, इसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि बहुत अच्छे तरीके से होती चली जा रही है। ये हुकूमत जिसने धांधली के साथ जंग लड़ी और आज उसी दौर में और उसी की हुकूमत के अंदर एक मरतबा फिर धांधली का मसला सामने सर उठा चुका है, इस पर भी बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, इससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक, इस ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ज्वाइन करी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने धांधली से जंग लड़ी कि सारा निज़ाम धांधली का है, आज उसी की हुकूमत के अंदर धांधली का फिर शोर होगा है और इलेक्शन कमीशन के अंदर रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि हाँ जी 14 हल्कों के अंदर धांधली हुई है। क्या चल रहा है मैडम, क्या कानून साजी की आप लोगों ने और अगर की तो कौन सी की, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 25 साल जो स्ट्रगल है वो ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की ही रही है और हम आज भी गवर्नमेंट में आने के बाद भी हमारी सोच चेंज नहीं हुई। ऑल दो लोगों के जो मैनिफेस्टो है वो और होते हैं और कैंपेन स्लोगन्स और होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर ऑल टुगेदर आके चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप ये देखें कि कोई सिटिंग गवर्नमेंट, सेनेट के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जबकि गवर्नमेंट्स को हमेशा सेलिंग एंड बाइंग उन्हीं को सूट करती है और फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इखलाकी तौर पर तो हमने वो इलेक्शन जीत लिया है। अगर हम मीडिया की बात करें, अगर हम आवाम की बात करें तो सब ने इस बात को सराहा है कि जो लोग कहते हैं वोट को इज्जत दें और इस तरह की जो कैंपेन सो कॉल्ड पीडीएम, ये तो आप कह रही हैं ना मुसर्रत साहिबा कि आपने अखलाकी तौर पर जीत रही है इलेक्शन, ऑपोजिशन तो कुछ और कह रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है, रिटर्निंग अफसर ने आज कुछ और कहा है। मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करती हूँ कि सबसे पहली एप्लीकेशन, पहली प्रेस टॉक आप निकालें मरियम साहिबा की भी और कैंडिडेट नौशीन साहिबा की भी, उन्होंने जो एप्लीकेशन भी दी थी वो आप जरा एप्लीकेशन पढ़ें। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसको चलाएं। वो एप्लीकेशन ये थी कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं
यहाँ पे री इलेक्शन कराया जाए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल इस सारी जो भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें या भाम कह लें, उनमें से 16 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे कैंडिडेट असजद मल्ली साहब जीते हैं, और उसकी वजह यह है कि ये सारा वो इलाका था जहां पे हमारे कैंडिडेट का जोर था, या उनकी घर की यूनियन काउंसिल्स थी, वो इलाका ऐसा था जहां पे पीटीआई पिछले भी अगर आप 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट्स निकालें तो आपको समझ आएगी कि टर्नआउट कितनी ज्यादा थी। हमेशा कैंडिडेट जिस इलाके से होता है, दोनों कैंडिडेट्स का अपने अपने एरिया में जोर होता है, और वहां पे टर्नआउट भी हमेशा ज्यादा रहती है और वहां पे लीड भी बड़ी होती है। और इनको चूंकि पता था यहाँ पे हमारी लीड ज्यादा है, तो इसलिए इन्होंने जानबूझकर शरारतन कहा, जैसे भी कहा, बदनीति पे मबनी जो भी कहे, लेकिन अब ये सारे मफरूजे खत्म हो जाते हैं। लेट्स सपोज मान भी लें जो इनकी सो कॉल्ड जो भी एलिगेशंस है, लेकिन अगर उस पर री इलेक्शन कराई जाए तो पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि आप री इलेक्शन कराएं, और वो कह रहे हैं पूरे हल्के के अंदर आप कराएं री इलेक्शन, तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखें, फिर इस तरह इनकी तो ख्वाहिशों पे जाया जाए तो ये तो पूरे 2018 के इलेक्शन को चैलेंज करके बैठे हैं। फिर अगर इन्हीं की बात को अगर हम फॉलो करें, इनकी पहली एप्लीकेशन जो थी, ये अपना स्टांस बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि इनको आदत है अपनी बात पे कायम ना रहने की, झूठ बोलने की, बेसलेस प्रोपेगेंडा करने की। अगर इस बात को माना जाए तो फिर हमने भी तो एक धरना दिया था, इन्होंने तो एक हल्का नहीं खोला था, एक हल्के पे हमारी फरमाइश पे और हमारी इतनी बड़ी मूवमेंट के अगेंस्ट इन्होंने कोई। लेकिन आपने तमाम अदालती फोरम्स तो आपने अडॉप्ट किए थे ना मुसर्रत साहिबा। अगर ये अदालती फोरम अडॉप्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन आज कह देता है नहीं जी पूरे हल्के के अंदर इलेक्शन होगा, तो आप क्या कंटेस्ट करेंगे उसको या आप करा देंगे? सबसे पहले तो 2-3 चीजें मैं लीगल यहाँ पे ऑप्शंस रखूंगी सामने, लेकिन जो भी हमारे मुल्क के इदारों ने आज तक डिसाइड किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी उन पे अटैक नहीं किया, कभी हम उससे मुनहरिफ नहीं हुए, और कभी हमने खुदा ना खास्ता अपने जितने भी हमारे इस मुल्क के इदारे हम उनको ओबे करते और हमें करना चाहिए। सबसे जो अहम बात है वो ये कि अगर कानून की नजर में देखा जाए तो जब काउंटिंग हो गई तो इलेक्शन कमीशन इस चीज का मजाज नहीं है कि वो हमारा रिजल्ट होल्ड करे। होता यह है कि वो रिजल्ट उनको जो भी आया अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी कैंडिडेट उसके ऊपर सवाल उठाता है तो वो उसने आगे जाना था। लेकिन इसमें इन्होंने होल्ड किया, ओके, प्रेशराइज हुए या जो भी, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहस खत्म इस चीज पे होती है कि आप कैंडिडेट हो, आपने जिन 20 हलकों या 20 कह लें पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आपने जो लीगल आपकी एक तो उसको एंटरटेन किया जाएगा या आपकी प्रेस टॉक और मीडिया के ऊपर फरमाइश को एंटरटेन किया जाएगा। जब कैंडिडेट ने खुद 20 पोलिंग स्टेशंस की एप्लीकेशन दी है तो अब ये किस? अच्छा चलिए, ये तो बात होगी ना री पोल की या री इवैल्यूएट करने की कि जी कौन कहां पर स्टैंड करता है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू से पीछे लेकर जाते हैं कि सारा मामला हुआ क्या। आपकी अपनी क्या राय है, क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो ये धुंध के बायस ये जो धुंधला गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये कहाँ गए, ये हुआ क्या, ये क्या मामला, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो इसमें पीएमएलएन ने बहुत जबरदस्त तरीके से वो खेली है। वो तो खेली है ना, आप बताएं मैडम, आपकी जो है इस पे क्या राय है, वो कहाँ गए वो लोग? देखिए, उनका खेलना ही तो इसके नताइज के साथ रिलेट करता है कि सबसे पहले तो उन्होंने मीडिया कैंपेन अच्छी की। उन्होंने ये देखिए, मीडिया के जहां से भी रिजल्ट्स आएंगे मीडिया ने तो अनाउंस करने होते हैं, उन्हें तो ये रेस लगी होती कि पहले खबर कौन देगा। उसके बाद इन्होंने अपने जो ये शो करा, ये इंप्रेशन ये दिया बाय द ट्वीट्स, भाई 1 बजे ये खातून कैसे कह सकती हैं, 5 बजे 4 बजे ये खातून चले, वो तो एक उन्होंने टॉल क्लेम किया जोश गरमाने के लिए लोगों का, कारकुनों का, जी हम जीत गए और ये है वो है। लेकिन ये तो आज मुसर्रत साहिबा आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने इन्होंने एडमिट किया है, जो ये 20 में से जितने लोग आज वहाँ पर मौजूद थे, पहुंचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उन्होंने कहा, किसी ने कहा हमारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, किसी ने कहा इंटरनेट नहीं आ रहा था, किसी ने कहा धुंध बहुत ज़्यादा थी, किसी ने कहा मुझे आने में मसला था, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ एक स्क्वाड लगा था पुलिस का, आप वायरलेस के जरिए बता देते। देखें, एक तो ये कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब उसमें मुसर्रत जमशेद चीमा या डार साहब बैठ के यहाँ पे एनालिसिस देने की बजाय लेट द वेट के उनकी क्या स्टेटमेंट आती है। मैं तो आपसे आपकी राय ले रहा हूँ कि आपको क्या लगता है वो किधर गए? राय मैं दे रही हूँ ना, मैं राय ही दे रही थी कि इन्होंने सबसे पहले तो प्रोपेगेट अच्छा किया। सबसे मैं अर्ज करूं कि इनको कहा गया कि आप भी बस स्क्वाड के बगैर तो आ ही नहीं सकते थे, और वाकई हर एक के अपने अपने अलग अलग इश्यूज थे, और ये फर्स्ट टाइम तो ऐसे हुआ ही नहीं, और सबके मसले एक ही टाइम पे हल हो गए, ये भी गौरतलब बात है। मेरी प्लीज अर्ज सुन लेना। जी जी, होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता है कि रिजल्ट सुबह तक होते हैं, डिले होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर गेम अच्छी खेली कि इन्होंने वो जो हल्के
वो जो पोलिंग स्टेशन जहाँ पे हमारी लीड ज्यादा थी, जिनके बेसिस पे कंक्लूजन आनी थी हमारे कैंडिडेट के जीतने की, इन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दिया प्रोपेगेंडा करके। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। प्राइम मिनिस्टर ने कल जब ये बात कर दी और अपने कैंडिडेट को ये कह दिया कि आप रीपोलिंग की एप्लीकेशन फॉरवर्ड करो इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो चीज सेम नौशीन साहिबा ने कही है, तो उसके बाद ये सारी जो फजूल किस्म की बेसलेस किस्म की एलिगेशन है ये खत्म होनी चाहिए। इनका हाल ये है कि अगर हम ये इस पे पूरे हल्के पे भी इलेक्शन करा लेते तो फिर उसके बाद ये अच्छा ये बताइएगा मैडम, चलाना है तो फिर तो 2018 ठीक है चलें हम आईनी रस्ते के आपने जिक्र किया। अब अगर इलेक्शन कमीशन कह देता है जुमेरात तक उसने पेंडिंग किया है ये इसकी मजीद प्रोसीडिंग्स, वो अनाउंस कर देता है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट ज़्यादा निकले हैं, ये इलेक्शन ये वो जीत गए हैं, आप कंटेस्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इट्स टू अर्ली टू से। इलेक्शन कमीशन कैसे ये कह सकता है कि पीएमएलएन के वोट ज्यादा निकल आए या किसी के? अभी तो इलेक्शन कमीशन नहीं कहना, और किसने कहना? मसला साहबा लेट मी क्लियर इट कि अभी हम मफरूजों पे बात नहीं कर सकते। देखिए अभी नहीं, मैं तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा हूँ, पार्टी का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ये है, लेट मी क्लियर इट टू यू। एक चीज सामने है जो ऑब्वियस है, उसके ऊपर हम मफरूजा नहीं लगा सकते। वो ये है कि जो ये 20 पोलिंग स्टेशन है या इनके ऊपर री इलेक्शन होगी, अगर ये नहीं इस पे मानेंगे तो फिर जो रिजल्ट्स पहले के हैं वो इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करने पड़ेंगे। और हम इस पे हक रखते हैं कानून की हैसियत से, हमने कानूनी बात करनी, हमने मफरूजों पे बात नहीं करनी। मफरूजे वहां हम चला सकते हो, जो अगला सेनेट का इलेक्शन है उस पर हम सपोज करके बात कर सकते हैं। ये चीज हो गई है और होने के बाद इसके ऊपर 2 नतीजे हैं। नंबर 1 ये कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो पहले रिजल्ट बना है, जो काउंटिंग है उसकी रिकाउंटिंग हुई है, वोट आपके वो जो बैलेट पेपर्स मौजूद हैं इनकी 10 दफा रिकाउंटिंग करें और इसको अनाउंस करें। इन्होंने अनाउंस नहीं किया, जो कि इनका करना बनता था। उसके बाद कैंडिडेट्स जाते तो ये सारी प्रोसीडिंग सब कुछ हो जाता, लीगली ये था। इन्होंने नहीं किया, इस पे 2 लाशें गिरी, जो भी नून की जो गंदी सियासत थी, जो खून रेजी की सियासत थी। आप 2 इसमें ऑप्शंस हैं सीधी कानून की नजर में। एक, जो कैंडिडेट नौशीन साहिबा ने एप्लीकेशन दी थी 20 पोलिंग स्टेशंस की, हमने उसको एक्सेप्ट किया कि ओके आए, करा लेते हैं, मैदान लगाएं। दूसरी ऑप्शन, अगर वो इस पे नहीं आते तो फिर इखलाकी तौर पर भी कानूनी तौर पर भी इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट को अनाउंस करना होगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, वेरी प्रिसाइज आपसे आंसर चाहिए। ये बताइए, बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रजिस्ट्रेशन आपने की कि आने वाले वक्त में मजीद अगर ज़िमनी इंतखाबात अगर मुल्क के अंदर हो जाएं, ये जनरल इलेक्शंस हो तो साफ़ होंगे, शफाफ होंगे? ये जो आज मसला है ये नहीं होगा, क्योंकि एक के ऊपर ही पूरे मुल्क के अंदर ही पूरे मुल्क का इलेक्शन बना दिया गया। मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट है इमरान खान ने इस हल्के के इलेक्शन को, तो किस तरह मेक श्योर करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर इतनी अच्छी लेजिस्लेशन हो कि इस किस्म के मसले ना हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट जब हमारी नहीं भी थी, जब हमने अपनी मूवमेंट चलाई थी, जब हमने मार्च किया था, जब हमने धरना किया था, हमारा एक ही बात पे हम माने थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। इन्होंने नहीं की। आगे भी जब भी हम कोई भी कानून साजी करने की कोशिश करते हैं उसको अपोज करते हैं, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स इनको सूट नहीं करती, बिकॉज ये आपको पता है प्री बुक्ड और प्री प्लान तरीके से आते हैं। हम इंशाल्लाह ताला राइट आफ्टर सेनेट सबसे पहले हमने जो काम करना है, हमने इस मुल्क में फिर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की राह हमवार करनी है। उसकी पहली चीज हमने पहली बुनियाद रख दी है। कब करेंगे मैडम? कब करेंगे? गवाह रहेगी कि हमने जो सेनेट इलेक्शन है उसको इसीलिए हमने कहा है कि ये जो मांगा की भर्ती है इसको बंद किया जाए, और जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जो हम डेमोक्रेटिक लोग हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह बेचने की बजाय, बिकॉज चंद काली भेड़े होती हैं जो पैसे लेते हैं, सारे नहीं लेते, लेकिन हम सबकी इज्जत एट स्टेक आती है। तो इसमें इंशाल्लाह हम लेजिस्लेशन करेंगे, जो भी दुनिया में वजह करदा तरीके हैं, जो वजह करदा तरीके हैं उसके मुताबिक आप लोग लेजिस्लेशन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में वक्त अच्छा था, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें कंवर दिलशाद साहब, साबिक वफाकी सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। वेलकम टू द शो सर। सर ये बताइएगा कि आइन का आर्टिकल 220 इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 सब सेक्शन 55 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा बाइख्तियार है ऐसी सूरत हाल में, और वो एक्शन ले सकता है
उन तमाम एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़, उस तमाम अमले के ख़िलाफ़ जो जहाँ पर किसी भी किस्म की चीज़ को गलत तरीके से करने का मुर्तकब पाया जाए या उसके पास जो काम असाइन किया जाए उस काम को वो ठीक तरीके से ना करे? कितना बाइख्तियार है इलेक्शन कमीशन और क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? देखा जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब ये इलेक्शन हुए हैं INF 75 के हवाले से, और जब उनके 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब कर दिए गए, तो उन्होंने अपना सख्त जो है अपना एक इलामिया जारी किया और हकाइक आवाम के सामने, कौम के सामने, हुकूमत के सामने पेश कर दिए कि हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई तावन नहीं मैसर आया और सूबाई हुकूमत ने हमारे साथ मामलत नहीं की। अच्छा, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए या चले, जैसे भी हुआ, तो उन्होंने जब ये IG पंजाब को इतला देने की कोशिश की तो IG पंजाब ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया कि फ़ोन अटेंड नहीं किए। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी उनकी हुक्म की अदूली की और रात के 3 बजे एक मामूली सा सरसरी सा एक रस्मी से कहा हम देख रहे हैं। अब ये देखें कि 22-23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को महसूस हो रहा है कि अगवा हो गए हैं, दहशतगर्दी के हाथों चढ़ गए हैं, क्या हो गया मामला। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की बेहिसी देखें आप, बेहिसी, लापरवाही कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसका स्टेटस वजीर आजम के बराबर है, जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बराबर उनका स्टेटस है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जितने भी आए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तमाम चीफ जस्टिस पाकिस्तानी आए हैं। इन हालात को देखते उसके बावजूद भी आप चीफ सेक्रेटरी की बेबसी देखें और हमारे जो हुकूमत के जो तर्जमान हैं या उनके जो हवारी हैं, वो कहते हैं जी उन लैंड नंबर पे क्यों नहीं फोन किया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये तो मामूली सा बात थी। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की साख पर हमला हो गया है, इलेक्शन कमीशन की इज्जत पे नामूस पर अटैक हुआ है। तो ये बताएं ना कुंवर साहब कि अगर उस पर हमला हो गया है जैसे कि आप कह रहे हैं और ऐसा ही है, ये बताइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है? मतलब अभी हेयरिंग हो रही, हम वो सुन रहे हैं कि हो रही है, जुमेरात तक मुलतवी है और वो बड़े अच्छे तरीके से उसका उन्होंने आगाज़ किया। मैं एक्सपेक्टेशन जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस मनसब पर रह चुके हैं और बड़ी करीब से आप देखते हैं। अफसरान के नाम लिए जाएंगे, सजाएँ दी जाएंगी, क्योंकि कानून ने उनको इख्तियार दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनका पूरा अमला क्या करेगा और क्या कर सकता है? अब असूली तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि फौरी तौर पर जनाब चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं कि उन्होंने आइन की आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी की, आइन से गद्दारी की है, आइन से इनराफ किया है। क्योंकि आर्टिकल 220 के तहत जब इलेक्शन हो रहे हैं तमाम वफाकी इदारे, सूबाई इदारे, अफवाज पाकिस्तान, ISI, MI, IB तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो इसकी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई है। तो इनके खिलाफ बाकायदा FIR कटाएं। स्टेट के खिलाफ इन्होंने हरकत की है, जैसे आपने हवाला दिया इलेक्शन एक्ट 2017 का 55 का, वो एक एक्ट है, उसी एक्ट की रोशनी में भी इनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। IG पंजाब के खिलाफ भी हो सकती है। अभी हमें तो हैरानगी इस बात की हो रही, इतना बड़ा वाकया हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब टस से मसी नहीं हो रहे, यानी कोई बात ही नहीं, परवाह नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि भाई जो मुतनाज़े हल्के हैं वहाँ पे आप इलेक्शन करा लें, जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है उसकी गाइडलाइन के अंदर। और क्या कहें, ये प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में तो नहीं है ना, ये कोई बात है करने की। उनको चाहिए था IG पंजाब के छोटे छोटे मामले में ये ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बरतरफ कर देते हैं। अब ये सिंध का वाकया पेश है, IG को हटाने का, चीफ सेक्रेटरी को हटाने की सख्त समरियां जारी हैं। तो क्या ये चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के, उन्होंने कोई खामोशी इख्तियार की, कोई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं की। इन हालात में अगर ये इलेक्शन आइंदा हुए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ वही सलूक होगा जो 75 के हल्के में हो गया। हर जगह लड़ाई झगड़े फसादात, पोलिंग। ठीक है, इस गुफ्तगू को थोड़ा सा जरा इसका कैनवस बढ़ाते हैं। PTI की गवर्नमेंट आई और PTI की गवर्नमेंट ज़ाहिर खुद वो धांधली का शिकार हो गई। 4 हल्के उन्होंने खोलने का कहा, वो खोले नहीं, और उन्हीं की दौर हुकूमत के अंदर अभी थोड़ी देर पहले आपसे पहले PTI की हमारे पास रहनुमा थी, उनसे मैंने ये सवाल किया जिसका वो खातिर खा खैर जवाब नहीं दे पाई कि उन्हीं के दौर के अंदर अब दोबारा फिर वही मसला सामने आ गया कि धांधली वैसे ही है। ये बताएं कि दुनिया भर के अंदर कुंवर साहब इलेक्शन कमीशन बड़े एम्पावर्ड हैं। हम अपने हमसाया ममालिक की तरफ देखें या हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का तो हर किस्सा ही छोड़ दें कि वहाँ पे कितने एम्पावर्ड हैं कि उनके आगे कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता, लोग डरते हैं उनसे। हमारे यहाँ आज तक ऐसा क्यों नहीं हो सका और खुसूसन इस हुकूमत ने क्यों नहीं किया?
हमारे यहाँ भी जहर है, जैसे आपने आर्टिकल का हवाला दिया, इख्तियार तो ज्यादा हैं। अब वही इख्तियार इंडियन इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के इंडियन इलेक्शन के पास है। मैंने चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से कई बार मुलाकात हुई, मैं दिल्ली भी गया, मैं उनका दफ्तर का विजिट भी किया। तो उन्होंने ये जो बात बताई है, उन्होंने ये कहा था जी आपके हम फैसले करने में, आप उस टाइम उनकी बात दुरुस्त थी कि आपके रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशनर, उनके अंदर करंट ही नहीं होता, विल पावर ही नहीं होती, वो एक्शन ही नहीं लेते, ठंडे मिजाज के लोग होते हैं। अब हम ब्यूरोक्रेट है, हम मिनटों सेकंडों फैसला लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमीशनर ब्यूरोक्रेट है, बगैर है, बड़े तजर्बाकार ऑफिसर रहे अपने जमाने में, तो वो एक्शन लेने के मूड में हैं। जहां तक हमें इत्तला मिल रही है, खबरें मिल रही है, वो सख्त मूड लेने के हैं। उसके बारे में कई रास्ते वो निकाल रहे हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मुमकिन है कि वो एक्शन लेने के लिए दो तरीके उनके पास है। एक तरीका तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को लिखने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने तो सबरी पढ़नी ही नहीं है, 2 साल गुजर जाएंगे। उस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा, जो कि तमाम आईनी इदारों के वो सरपरस्त आला हैं, तो इंडिया के भी यही होता है कि जब कोई तावन नहीं करती गवर्नमेंट तो वो इंडियन प्रेसिडेंट से रजू करते हैं। तो इसी तरह इंडियन प्रेसिडेंट की को रजू करना, हमारे यहाँ भी दस्तूर डालना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमीशनर को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रेफर भिजवाएं कि हमारे पंजाब के इन अफीसरान ने हमारे साथ तावन नहीं किया, इलेक्शन में गड़बड़, बेकायदगी, बेजादगी हुई, पुलिस स्टाफ को अगवा किया गया, और जिन फार्म हाउस में ये तमाम प्रिजाइडिंग बैठे हुए थे, ये तो मेरा आपसे एक्शन लिया जाए। मैं आपसे अगला सवाल सर ये करना चाहता हूँ कि ये तो इस वाक़े से रिलेटेड हो गया, वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं या वो किस मूड में है वो हमें समझ आ रहा है, वो दिख भी रहा है। मेरा एक ओवरऑल ब्रॉडर कैनवस में सवाल है कि इतना एम्पावर्ड आज तक क्यों नहीं हो सका। हमने बहुत बातें सुनी, बहुत मतलब हर साल हम देखते हैं, हर दफ़ा जब भी ये इंतखाबात होते हैं हम ये देखते हैं कि इस किस्म का मसला होता है, वो ज़िमनी इंतखाबात हों या वो जनरल इलेक्शन हों या वो लोकल बॉडी इलेक्शन हों, एम्पावर्डनेस हमारी ओवर द कोर्स ऑफ दीज ईयर्स क्यों नहीं हो सकी। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। जी सर। तो ये होना चाहिए ये कि आपके मीडिया के जरिए जिस अंदाज से ये जंग छिड़ गई है मीडिया के अंदर, और मीडिया ने इलेक्शन के तावन किया है, तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए अपनी पूरी विल पावर इस्तेमाल करें, जो उनको आईनी कानूनी इख्तियारात दिए हैं उसको बरोए कार लाएं। जब देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी टच से मस नहीं हो रहे, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मामला हासिल करें और उनसे कहें कि हमारे साथ ये हो रहा है और आप इसके बारे में इंटरफेयर करें, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 184 के तहत एक्शन ले लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करिए नौशीन इफ्तिखार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, कंटेस्ट कर रही है NA-75 का इलेक्शन। वेलकम टू द शो नौशीन साहिबा। आज आप पेश हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने और वहाँ पे बाकी फरीकैन भी मौजूद थे। ये बताइएगा कि आज क्या कार्रवाई हुई, क्या अहवाल थोड़ा सा बताएं, हुआ क्या? एविडेंस जो थे इलेक्शन डे से रिलेटेड जिसमें फायरिंग की क्लिप्स थे और स्लो पोलिंग के लिए जो दरवाजे लॉक कर लिए गए, हमने सब सबमिट करवाए। और आरओ ने भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, उसमें जिसने उसने बताया है कि पीओ जो है वो लेट आए हैं और रिजल्ट जो है वो सुबह 6:30 बजे के वक्त उनको करीब जो जाके जो है वो मौसूल हुआ है। तो देखें, हमारी जो एक स्टैंड था कि हमने जो हम बता रहे थे कि धांधली हुई है, तो दैट इज लाइक जो है वो ऑन द रिकॉर्ड। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है काफी हद तक क्लियर भी हैं, और जो हम कल दोबारा एविडेंस मजीद अपने जो कब सबमिट कराएंगे तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। लेकिन नौशीन साहब, पहले तो आप लोगों ने कहा था कि हम 20 हल्कों जो मुतनाज़ हल्के हैं इसके अंदर पोलिंग कराने के लिए एप्लीकेशन दी, हम तैयार हैं इसके लिए। अब आप कह रहे हैं पूरे हल्के के अंदर कराएं इंस्टेड ऑफ दोस 20 पोलिंग स्टेशंस। अब तो ये जो है ना, ये रिजल्ट तो कंट्रोवर्शियल हो चुका है ऑल ओवर NSF। ठीक है, कहीं फायरिंग हुई, जो लोग मरे, बच्चे तो हमारे शहीद हुए, वहां भी रिजल्ट जो है पोलिंग रुक दी गई। यहाँ पे पुलिस वालों ने अंदर से लॉक कर लिया या लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया, वहां पे भी पोलिंग रुक गई। तो फिर लोगों को उनका आईनी और जमहूरी हक तो मिलना चाहिए था ना वोट का। मैं पहले भी आज बताकर आई हूँ अपने इंटरव्यू में, इट्स नॉट अबाउट विनिंग माई ओन सीट नाउ, इट्स अबाउट पीपल ऑफ NA-75। जो हमारा एक आईनी और जमहूरी हक है वोट का, उसको रोका गया है। लेकिन मुझे आप मुझे ये बताएं कि ये जो 2 लोग मारे गए हैं, इसके हवाले से जो आपके ओपोनेंट है मली साहब, वो ये कहते हैं मेरे पास ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर जिनको मारा गया है उसके मारे जाने के बाद सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं जो बता रहे हैं कि जो वो हमसे गलती होगी। अगर इस एविडेंसेस वो आगे ले जाते हैं और आपके खिलाफ ऐसी चीज़ को सामने आ जाती है और केस ख़राब हो जाता है, तो आप क्या इसको फेस करने के लिए तैयार हैं?
तो ये जो है ना 45 फॉर्म मांगे गए, जिन्हों पे उन्होंने कहा कि मेरे पास 40 फॉर्म 5 है ही नहीं। उनके पास तो आज वो तैयारी के बगैर कोर्ट आ गए। उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था क्या एप्लीकेशन दी गई है, जिसपे उनको इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। चीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इतने दिन से एप्लीकेशन एक आई हुई है, आपको नोटिस जो है हमने जारी किए हैं, तो आप इतने लीज कंसर्न है या आपके नॉलेज में चीजें नहीं है, बीइंग अ कैंडिडेट आपको पता ही नहीं है कि किन पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग हुई है या क्या कहाँ क्या हुआ है। उनका तो हाल ये है, आप उनकी तो बात ही ना करें। उनके पास अच्छा चलिए, मुझे आप ये बताएं कि आप ये मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन के रोल को और आरओ साहब के रोल को आपने कैसा पाया? मैंने आरओ साहब को हर जगह से कॉल की है, मैंने इनको कोरोना के एसओपी का भी पूछा और नंबर ऑफ टाइम्स पूछा, मल्टीपल कॉल की, इन्होंने हमारी आगे से कुछ नहीं। मैं इनको रिपीटेडली कॉल करती रही हूँ कि सर पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने दरवाजे लॉक कर दिए, इनको कहेंगे लोगों को अंदर आने दें। आपने हमारी वीडियो देखी होंगी, जो हमारे अलावा लोगों ने भी बहुत शेयर किए अपने पेजेस पे। आपने हल्चल देखा है कि लोगों को पुश करते थे, जब वो अंदर आते थे तो उनको डंडे मार के बाहर निकाल दिया जाता था। तो मुझे वाकई बीइंग अ पाकिस्तानी, अब मुझे ये फाइट करनी चाहिए कि लोगों को एक हक है वोट कास्ट का, उनको वो हक मिलना अच्छा चाहिए। मुझे ये बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। लेकिन अच्छा ये बताएं, अब इलेक्शन कमीशन का ज़रा केस चल रहा है, आप भी वहाँ पे आज मौजूद थी, गई वहाँ पे, अगर इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि ये मुतनाज़ा हल्के थे, हमने चेक कर लिया, पीटीआई इज द विनर, क्या एक्सेप्ट करेंगे या कंटेस्ट करेंगे आगे कहीं? देखिए, मैंने आरओ साहब को देखिए, मैं आई एम वेरी होपफुल, मैं फिर वही बात करूंगी कि ये इंसाफ की बात है, अब इंसाफ चाहिए NA-75 को। मैं बड़ी होपफुल हूँ कि ECT जो भी अब डिसीजन लेगी या जो भी रिजल्ट आएगा वो अवाम को मद्देनजर रखे आएगा। मैंने कहा था मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे पीछे छोड़ दिया गया, मेरे साथ जो हरासमेंट हुई, जो मैंने टॉर्चर सहे, मैंने सह लिए और अपने लोगों के लिए सह लिए। ठीक है, एक जज्बा आया उनको देख के कि कोई लोगों ने हमारे लिए फिर भी वोट कास्टिंग करने की कोशिश तो की। तो मुझे बड़ी उम्मीद है ECT से कि इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा NA-75 को इंसाफ। अच्छा मुझे ये बताएं, आज जो सारा दिन कार्रवाई हो रही थी उसमें आपका एक बयान भी बाद में सामने आया, मैंने उसको पढ़ा भी। आपने कहा कि मेरी चादर जो है वो खींची गई और कुछ हरासमेंट का आपको सामना हुआ, वो वाकया था क्या? उसकी थोड़ी तफसील बताएंगी? हमारे पास 2 पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पे DSP साहब जो ज्यादा हर जगह आपको पता है SHO और पुलिस की भारी नफरी थी, जिन्होंने दरवाजे बंद किए हुए थे, लॉक किए हुए थे, और सर्टन वीडियोस भी हैं। 2 जगह मुझे DSP साहब, एक तो हमारी इरिगेशन वाली जो रोड है ऑफिस की, वहाँ पे एक वो था हमारा पोलिंग बूथ, वो जिसका नंबर अब नहीं याद, वरना मैं आपको बताती हूँ उसका नंबर। वहाँ पर ये साहब आए हैं अपने SHO 3-4 SHO के साथ, इन्होंने आके हमारे सिक्योरिटी वाले जो थे निहत्ते उनको मारा। पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग नहीं आ रहे थे, उनको डराया, और जो लोग अंदर आए बाद में लाठीचार्ज करके इन्होंने वहां से उनको निकाला। वहां पे भी मुझे थ्रेट करते रहे कि आप आराम से वापस चली जाएं। मैंने कहा नो, वोटर हैज राइट टू कास्ट द वोट। वहां से पहले मेरी इनकी एक दफा लड़ाई शुरू हुई। फिर मछली बाजार वाला जो है पोलिंग स्टेशन, जो इनके पाशी साहब हैं, वो जो इंचार्ज वहाँ बने हुए थे, जो बदमाशी उन्होंने वहाँ की है, फायरिंग करवाते रहे हैं। लोग इकट्ठे होते थे, ये फायरिंग करते थे, लोग मुंतशिर हो जाते थे, बाद में ये फिर वहाँ पहुंच जाते थे। वो पोलिंग स्टेशन 4 घंटे के लिए बंद था। कॉल्स आ रही थी लेकिन पहुंचना मुश्किल था। हर पोलिंग स्टेशन का तो यही हाल था कि मुझे वहाँ रुक के पोलिंग स्टेशन खुलवाना पड़ता था, और जैसे ही मैं वहां से वापस आती थी ये फिर लॉक कर देते थे और लोगों को डरा देते थे। मैं जब उस पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर हुई हूँ, पुलिस वाले ने मेरी चादर खींच ली, मेरी चादर उतार। मैंने कहा मेरी चादर तो वापस कर दो। फिर वो मुझे चादर वापस की गई। इतनी देर में DSP साहब अंदर दाखिल हुए अपनी नफरी के साथ। उन्होंने मुझे कहा तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने कहा आपके पास पावर है? कहते हैं बिल्कुल मेरे पास पावर है और मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा डू इट। मैं वहीं रोड में बैठ गई थी। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप पोलिंग नहीं खोलेंगे तो इफ यू हैव राइट्स, अगर जो आप कह रहे हैं तो आप ये कर। उस पे पुलिस वाले जो उनके साथ बाकी लोग थे सिपाही, उन्होंने फिर कहा कि हम पोलिंग स्टार्ट कराते हैं। मैडम आप सड़क से तो उठे, आप उठे तो सही। मैंने कहा आप लोगों के साथ ये जुल्म बंद करते हैं। लोगों को बट जो लोहे के मुझे आप ये बताएं कि ये जो पुलिस वाले हैं जिनका आप जिक्र करें, इनके तो एक तो हमें कोई नाम बताएं, इनके ये कौन थे, और कोई FIR वगैरह आप दर्ज कराने का प्लान रखती हैं? ये केस तो एक तरफ है, FIR को लेके क्या करेंगी? आपके ऊपर भी ज़ाहिर अटैक हुआ। उन्होंने ये की हरकतें मेरे साथ, मेरे हाथों पे निशान है। मैं वीडियो कॉल पे नहीं चाहती, वरना मैं आपको दिखाऊं तो मेरे हाथ पे डंडा लगा हुआ है कि एक लड़के को बचाते। ये बहुत एक शर्मनाक, मैं कहूंगी, एक पूरा एक्ट रहा है। आपको पता है कैंपेन से स्टार्ट हुआ, माय ब्रदर वाज अरेस्टेड, मुझे हरास किया गया मेरे बच्चों के सामने। मैंने अपनी चीजें साइड पे रखी है। अब आई विल फाइट एंड आई विल फाइट फॉर द राइट। यू विल फाइट, लेकिन मुझे इसका आंसर दीजिए कि आप FIR दर्ज करा रही हैं या नहीं करा रही? देखें, दैट डे कंप्लीटली वो जो है पूरा हमारा गुजरा लोगों के लिए लड़ते, दरवाजे खुलवाते, वोट कास्ट कराते। अब एप्लीकेशन मैं तो दूं, मेरी अपनी जात के लिए अब मैं एक NA-75 की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं आई कैन बियर एंड आई कैन टॉलरेट एवरीथिंग फॉर माय पीपल नाउ।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नौशीन इफ्तिखार साहबा हमारे साथ मौजूद थी। आपके वक्त का NA-75 के हवाले से मजीद अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।